नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। राज्यसभा में सोनिया गांधी का जोरदार भाषण। मुफ्त राशन और जनगणना पर मोदी सरकार पर वार। मुफ्त राशन और जनगणना पर मोदी सरकार को घेरा। इतिहास में पहली बार जनगणना। राज्य में सोनिया गांधी का जोरदार भाषण। मुफ्त राशन और जनगणना पर मोदी सरकार को घेरा। तो इस बार राज्यसभा में सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। मुफ्त राशन और जनगणना पर मोदी सरकार को सोनिया गांधी ने घेरा। इतिहास में पहली बार जनगणना में 4 साल में देरी। राज्यसभा में सोनिया गांधी का जोरदार भाषण। जनगणना में देरी को लेकर संसद में सरकार को घेरा। इतिहास में पहली बार जनगणना में 4 साल की देरी हुई है। राज्यसभा में सोनिया गांधी का जोरदार भाषण हुआ। मुफ्त राशन और जनगणना पर मोदी सरकार को सोनिया गांधी ने घेरते हुए राज्यसभा में कहा कि जनगणना में देरी को लेकर संसद को भी घेरा। सोनिया गांधी ने इतिहास में पहली बार जनगणना में 4 साल में देरी हुई है। राज्यसभा में सोनिया गांधी ने इस बार बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मुफ्त राशन और जनगणना पर मोदी सरकार को घेरा। जनगणना में देरी को लेकर संसद में हमारे साथ फोनों पे जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता संदीप सिंह। संदीप, मुफ्त राशन और जनगणना को लेकर सोनिया मोदी सरकार को घेरती दिखी। क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की? देखिए, आज जो सोनिया जी ने बात की जनगणना को लेकर, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनगणना के पक्ष में नहीं है। और जब तक जनगणना नहीं होगी कैसे पता लगेगा किसकी कितनी भागीदारी है, और चाहे राशन का बंटवारा हो या तमाम चीजें इस तरीके की हो। आखिर जनगणना से डर क्यों रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों उस पर चुप्पी साधे हुए हैं? इसका जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आखिर जो हर बार 2021 में जनगणना होनी थी वो पूरी किसी भी तरीके से नहीं कराई गई। आखिर इसके पीछे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है? क्या वो नहीं चाहते कि देश के अंदर पहली बात तो जातीय जनगणना की बात लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो उसको पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। और सिर्फ जब जनगणना की बात आती है, आज अगर सोनिया गांधी जी बोली है वहां पर, उसको तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरीके का देश के प्रति उनका रवैया है? ये सिर्फ सोनिया गांधी जी और उनकी बात की बात नहीं है, देश के प्रति भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया है, जो चाहता है कि देश के अंदर जनगणना ना हो, ना पता लगे, संसाधनों का बंटवारा सही तरीके से ना हो पाए। शुक्रिया, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में सीएम फेस को लेकर बड़ी हलचल। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सीएम फेस पर चर्चा। विधायकों में से ही होगा दिल्ली का सीएम। सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर, किसी महिला एमएलए को मिल सकता है पद। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सीएम फेस को लेकर बड़ी हलचल दिख रही है। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सीएम फेस पर चर्चा हो सकती है। विधायकों में भी से कोई हो सकता है दिल्ली का चेहरा। किसी महिला एमएलए को मिल सकता है सीएम का पद। दिल्ली से सीएम फेस को लेकर बड़ी हलचल। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सीएम फेस पर चर्चा। विधायकों में से ही कोई हो सकता है दिल्ली का सीएम। किसी महिला को बनाया जा सकता है सीएम। तो इस बार दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर हलचल बीजेपी महकमे में नजर आ रही है। बीजेपी हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर एंड अनिल मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। सर, दिल्ली में सीएम फेस पर अटकलें तेज है। क्या लगता है सर, बीजेपी की तरफ से सीएम का फेस कौन होगा? जी बिल्कुल ठीक पूजा जी। जिस ढंग से चुनाव चल रहा था पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में पूरे चुनावी दंगल के रूप में
हम सब ने देखा जो वोटिंग हुई और रिजल्ट आया, और एक 27 साल बाद बीजेपी एक अच्छी मेजॉरिटी में, जिसको कहते हैं 2/3 बहुमत के ऊपर आकर बैठ गई। तो अब तो एक चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन दूसरा तुरंत बीजेपी पार्टी के अंदर, क्योंकि बाकी पार्टियां तो पर्दे के पीछे हो गई है, बीजेपी के अंदर सीएम कौन होगा इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, जिसका मीडिया में भी और चुनावी जो रणनीतिकार होते हैं और खासकर राजनीतिकार, वो उनके बीच में चर्चा का विषय है। क्योंकि बीजेपी का जैसा पिछला रिकॉर्ड देखने में हमेशा आया है कि बीजेपी अगर किसी प्रत्याशी का नाम किसी स्टेट में चुनाव के पहले नहीं डिक्लेयर करती है, तो चुनाव होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद निश्चित रूप से बीजेपी पार्टी अपने अंदर ही अंदर मंथन करती है और कुछ न कुछ एक नया चेहरा, नया नाम लाकर देती है, जिसका उदाहरण राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इस तरह की जो कवायद अभी तक होती आई है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। वैसे अगर देखा जाए तो चुनावी दौर में सबसे पहला नाम जो अभी तक चर्चा में आ रहा है प्रवेश वर्मा जी का आ रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी हैं के बेटे हैं, और उनका प्रमुख कारण इसलिए है कि वो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उनको हरा कराए। वो अरविंद केजरीवाल जो अभी 4 दिन पहले तक चैलेंज किया करते थे कि मुझको अगले 50 साल तक कोई हरा नहीं पाएगा, और सीधे मोदी जी को चैलेंज किया करते थे। तो जहां एक तरफ प्रवेश वर्मा ने उनके प्रमुख स्तंभ अरविंद केजरीवाल को हराया, वहीं कहीं न कहीं उनके अपने जो प्रभाव था, उनका औरा था, उसका भी असर देखने को मिला और काफी सीटों पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को हराया। तो पहला नाम तो निश्चित रूप से ये आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे प्रमुख रूप से मनोज तिवारी का नाम उभर कर आ रहा है, क्योंकि पूर्वांचल मतदाता दिल्ली में बहुत ज्यादा है और पूर्वांचल मतदाता जीत हार का फैसले में काफी अहम रोल प्ले करते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी उसमें सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में। महिला एमएलए पर चर्चा हो रही है, उनके नामों पर क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे? आपने, क्योंकि अभी तक दिल्ली में अभी मैंने कहा ना, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, हर एंगल से सोचा जा रहा है, चाहे वो पत्रकार हो या जिसमें आप समझिए विचार करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा इस तरह के आकलन किए जा रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कौन सा चेहरा सामने लाएगी जिससे सिर्फ दिल्ली को ही उनको बैलेंस नहीं करना है। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उनको दिल्ली के साथ साथ पंजाब और आगे आने वाले स्टेट में जहां जहां चुनाव होंगे उस पर एक मैसेज देना है। उसी के तहत इस पर भी विचार किया जा रहा है और इस पर निश्चित रूप से बातचीत हो रही है कि अगर, क्योंकि इससे पहले आतिशी यहाँ मुख्यमंत्री थी महिला के रूप में अरविंद केजरीवाल के। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे की भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। दिल्ली चुनाव के बाद लुधियाना में उपचुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में शोर है। दरअसल अटकलें लगाई जा रही हैं कि केजरीवाल लुधियाना में उपचुनाव लड़ सकते हैं। जानकारी दे दे कि आप के एक विधायक के निधन होने से ये सीट खाली हो गई है। नेता प्रतिपक्ष भाजपा ने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर प्रदेश के लोगों के बीच जाकर जनाधार जुटाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आज एक टिकाऊ और अच्छी सरकार की जरूरत है, जो प्रदेश के मुद्दों को केंद्र के सामने मजबूती से उठा सके। भाजपा ने यहां तक कहा कि केंद्र और मान सरकार के बीच खराब रिश्तों के कारण प्रदेश को उसके हक से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भगवंत मान होशियारपुर के एक रिजॉर्ट में बीनू ढिल्लो और अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रात रुकने के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं है, उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं और आप पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे। भगवंत मान जी आपके साथ धोखा करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर ऐसा आदमी जाके, जो इसने दिल्ली को तबाह कर दिया है,
पंजाब के अंदर जो हालात बना रखे और तबाही की तरफ लेके जाए, ये कभी कोई पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, ये सपना मत पालना, ये सपना बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल मिश्रा जुड़ रहे हैं। सर, केजरीवाल लुधियाना से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ये खबर हकीकत में हो सकती है? नहीं पूजा, देखिए इस तरह की चर्चा पर चर्चा जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ विधायकों के साथ एक मीटिंग की है, पंजाब के विधायकों के साथ, और उस तरह से चूंकि अरविंद केजरीवाल स्वयं यहाँ से चुनाव हार गए हैं दिल्ली से, तो एक इस तरह की चर्चाएं आम लोगों के बीच जरूर फैलाई जा रही है कि पंजाब में वो भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल स्वयं मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जहां तक हम लोग का एक अनुभव है 25 साल की पत्रकारिता और अरविंद केजरीवाल को जितने करीब से देखा सुना समझा है, तो चूंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली की सेवा के लिए आया हूँ और हमेशा दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और चूंकि ऐसी बुरी परिस्थिति में जब पार्टी कहीं न कहीं धराशायी हो गई और अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पंजाब जैसे स्टेट में जहां उसकी अपनी एक डिग्निटी है, उसकी अपनी एक पहचान है, वो सिख समुदाय के पूरा प्रदेश माना जाता है, वहां पे अरविंद केजरीवाल जाके अपनी साख को कहीं दांव पे लगाएंगे। तो ऐसा एक आप ये कह लें विपक्षी पार्टियों के द्वारा, या यूं कह लें कि उन्हीं की अपनी पार्टी के अंदर के कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की चर्चा पर चर्चा जरूर की जा रही है, लेकिन ऐसी संभावनाएं न के बराबर दिखती है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत सिंह मान को हटाकर अपना मुख्यमंत्री पद स्वीकारे। हाँ, ये जरूर है भगवंत सिंह मान, चूंकि अभी जैसा कि बताया गया कि 1000 रुपए की जो वादा था पूरा नहीं कर पाए, कुछ और चीजें हैं जिस पर वो अभी नहीं खड़े उतरे हैं, उस पर वो फोकस जरूर करेंगे, उस पर वो भगवंत सिंह मान पर दबाव जरूर बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और दिल्ली में अपनी खोए हुए जनाधार को दोबारा पाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली से हट जाते हैं तो आम आदमी पार्टी। बहुत अनिल मिश्रा जी, आप हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। फेमस यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट टैलेंट के आयोजकों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि इंडिया गॉट टैलेंट में परिवार को लेकर की गई कथित अश्लील और विवादित टिप्पणी पर शिकायत दर्ज हुई है। वहीं इंडिया गॉट टैलेंट विवाद सामने आने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम खास स्टूडियो पहुंची है, जहां शो की शूटिंग थी। मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी है। वहीं इस मामले में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां टायर फटने के बाद एक कार सड़क पर 8 बार पलटी और ड्राइवर पर जाकर रुकी। बता दें कि कार में 4 बच्चे समेत 7 लोग सवार थे। ये लोग बुरी तरह घायल हैं और इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। जानकारी के अनुसार सभी यात्री दिल्ली से बिहार के बेगूसराय जा रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी। कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीधे हम दिखा रहे हैं आपको ये सड़क हादसा कैसे हुआ। ये गाड़ी देखिए किस तरह पलटी, किस तरह 8 बार, करीब 8 बार ये गाड़ी पलटी। ये एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं सर्कल, सीसीटीवी फुटेज पे ये आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक
हमीद करार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई पूर्व डीपीएपी नेताओं ने कांग्रेस में लौटाने की इच्छा व्यक्त की है। कर्रा ने कहा कि लगभग सभी नेता जो डीजीएपी में थे और अब पार्टी छोड़ चुके हैं, वे फिर से कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस मामले पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा की थी और मामले आधार पर इस मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि कुछ प्रारंभिक बातचीत हुई है, लेकिन समय की कभी और अन्य जरूरी मामलों के कारण अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक बार चर्चा होने पर तस्वीर साफ हो सकेगी। सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे हमारी तंजीमी मीटिंगें हो रही थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और पूरी 10 डिस्ट्रिक्ट से हमने यहाँ पे मीटिंग्स की। ये फॉलो अप मीटिंग्स थी जो हमने पहले 10 दिसंबर को यहाँ पे मीटिंग्स करके अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वगैरह को जो हिदायत की थी। उसके बाद में आज सीनियर लीडर्स की ये सारी मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर लीडर्स हैं। एक तो हमने उनको जो तंजीमी हिदायतें दी एक रीच आउट प्रोग्राम के वास्ते, और पार्टी लेवल पे डिफरेंट जो टायर्स हैं उनको कैसे हम फिल करें और मोर इफेक्टिवली कैसे हम लोगों तक जाएं और लोगों की बातों को कैसे हम उजागर करें। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इल्तिजा मुफ्ती कठुआ जिले के बिलावर में मखनदीन के स्वजनों से मिलने गई थी। मखनदीन ने हाल ही में कथित तौर पर पुलिस यातना के बाद आत्महत्या कर ली थी। पार्टी नेताओं ने कहा, इससे एक दिन पहले इल्तिजा ने दावा किया था कि उन्हें और उनकी मां महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, आखिरकार इल्तिजा मखनदीन के शो सतत परिवार के मिलने के लिए कठुआ के बिलावर पहुंचने में कायम रही, जिन्हें पुलिस यातना के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह बहुत दुखद है कि उसे कोई पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए इतनी सारी बाधाओं को सहना पड़ा और एक भगोड़े की तरह यात्रा करनी पड़ी। सत्तारूढ़ दल के आसानी से सभी मुद्दों को उपराज्यपाल के सिर मढ़कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। गादरबल के सभागार में सीईओ गादरबल द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में गादरबल के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जहां उन्होंने परीक्षा के दिनों में तनाव बंधन और तनाव मुक्त मानसिकता बनाए रखने के बारे में सीखा। मैं बॉयज हाई स्कूल गुजर गांधरबल से आई हूँ। आज हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया है जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। इसका मकसद ये है कि जो बच्चे हैं उनके मतलब जहन में जो स्ट्रेस है एग्जाम के बारे में उसको नहीं लेना है, और जो एग्जामिनेशन है उसको एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना है। आज हमने यहाँ पे क्या देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ हमने देखा कि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि इसे हम क्या कर सकते, इसे हम हर कोई एग्जाम आसानी से पास कर सकते। Despite of standing before you as a proud student of New Dreamland Educational Institute, as we all are gathered here to celebrate the 8th edition of Pariksha Pe Charcha, which was hosted by Narendra Modi Sahab PM, and its aim is to relieve the stress among the exam viewers. At last but not least, I'm going to remind you that exams are the part of our journey, not destination. Thank you. I'm an obedient student of New Dreamland Educational Institute. The aim of being assembled here was to celebrate the 8th edition of Pariksha Pe Charcha. The 8th edition of Pariksha Pe Charcha, hosted by our Prime Minister, the Honorable Prime Minister Narendra Modi, aims to ease the exam stress. Its goal is to help students adapt to the effective study techniques and stay motivated. Pariksha Pe Charcha empowers students to face exams with confidence and positivity. Lastly, I want to thank the Education Department as we learned many things from the said program, that is Pariksha Pe Charcha.
तो वहीं एडीडीसी सुखदेव सिंह संभ्याल की देखरेख में रियासी में प्रमुख सड़कों का नवीनीकरण और विकास तेज गति से चल रहा है। एक हालिया बयान में एडीडीसी ने खुलासा किया कि पौनी शिखोरी लिंक रोड इस क्षेत्र के लिए एक अहम परियोजना मार्च 2025 तक पूरी होने वाली है। पौनी शिवखोरी लिंक ने रियासी और लोकप्रिय शिवखोरी तीर्थ स्थल के बीच में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जो सालाना हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। संभ्याल ने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। निर्माण दल समय पर काम खत्म करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सड़क क्षेत्र के लिए एक प्रमुख संपत्ति होगी, जो आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देगी और आपातकालीन सेवाओं के लिए बेहतर बनेगी। क्षेत्र में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से एक अहम पहल में भारतीय सेना ने राजौरी में ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों के लिए एक व्यापक परीक्षण शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन भारत विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न किसी भी खतरे का मुकाबला करने में स्थानीय रक्षा इकाइयों और तैयारियों और प्रभावशाली को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा था। परीक्षण शिविर के प्रतियोगियों को आत्मरक्षा, निगरानी और हथियारों के प्रभावी उपयोग के विभिन्न पहलुओं में जरूरी कौशल और ज्ञान प्रदान किया गया। इसके अलावा परीक्षण में स्थानीय समुदायों के भीतर शांति और सद्भाव बनाए रखने के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें से सुनिश्चित किया गया कि वीडीसी सदस्य संभावित सुरक्षा जोखिमों के खिलाफ अपने गांवों की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार है। वीडीसी के सदस्यों ने इस पहल के लिए सराहना व्यक्त की। आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने के लिए डोडा में पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस अभ्यास का उद्देश्य अचानक लॉकडाउन या कर्फ्यू स्थितियों में घबराहट को कम करना है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के आयोजन के बारे में पहले ही एसएचओ ने सुबह 7-8 बजे करीब अनाउंस कर दिया था। साथ ही लोगों को भी उस दौरान जब तक इमरजेंसी ना हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। प्रशासन ने कहा कि जनता ने इस दौरान पूरा सहयोग दिया। 10:30 बजे तक रहेगी। ये एक पीस टाइम का जो है हमारा एक प्रोसेस होता है पुलिस का। नॉर्मली पुलिस टाइम में हम ये इस तरह के एक्सरसाइज करते रहते हैं ताकि अपने नफरी को उनको अलर्ट रखें, उनको हम टाइमली रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रखें, वो रेडी रहे, वो बिल्कुल फिट रहे और वो काफी होशियार रहे। मॉक ड्रिल का मतलब ही था कि हम हमारी पास जो नफरी है यहाँ पे, खुदा न खास्ता यहाँ पे डोडा टाउन में किसी किस्म की कोई आपदा आती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसको टैकल करने के लिए उस इशू को पुलिस किस तरह टैकल करती है, टाइमली टैकल करती है, अच्छे तरीके से करती है, कोलेटरल किसी तरह का कोई डैमेज ना हो पाए, उसके लिए पुलिस ने एक्सरसाइज। सोनमर्ग आने वाले पर्यटकों संख्या में वृद्धि, विशेषकर सोनमार्ग सुंदर में खुलने के बाद इस क्षेत्र को और अधिक सुलभ बना दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में स्थित सोनमर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत परिदृश्य के लिए हमेशा से लोकप्रिय रहा है। बेहतर यात्रा बुनियादी ढांचे के साथ पर्यटन में वृद्धि होना लाजमी है, जिससे अधिक लोग इसके पास के मैदानों, नदियों और पहाड़ों का पता लगाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।